मिस्टर ओलंपिया 2022 हार जाने के बाद बिग रैमी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि वो फिर से वापस आएंगे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले साल वो अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज लेके आएंगे और दिखा देंगे लोगों को कि वो कितने अच्छे हैं। रैमी ने इस वीडियो में कई चीज़ों को एड्रेस किया है। उन्होंने वीडियो की शुरुआत की थी हादी चुपन को कांग्रेट्स करते हुए। बिल्कुल रैमी अभी अपने आप से खुश नहीं होंगे इस टाइम, बिकॉज ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की जो मेंटेलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। उनको हारना नहीं पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है हारना, बट टॉप से इतना नीचे गिरना एक बहुत ही डेविस्टेटिंग चीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए, और वो डेविस्टेशन हम लोग क्लियरली रैमी के चेहरे पे देख सकते हैं। ट्रूली ही वॉज अ जेंटलमैन। अगर हम लोग स्टेज पे देखें तो सबसे पहले हादी चुपन के जीतने के बाद बिग रैमी ही आए थे उनको कांग्रेट्स करने। उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा खुश हादी चुपन के लिए बिग रैमी ही लग रहे थे। बुरा लगता है ऐसे इंसान के साथ जब ऐसा कुछ होता है, इतने ऊपर से इतने नीचे गिरता है कोई इंसान, तो बुरा लगता ही है। लेकिन अब जब ऐसा इंसान हो, जब इतना अच्छा इंसान हो, तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बट इतनी बुरी तरीके से डिफीट होने के बावजूद भी बिग रैमी ने हार नहीं मानी है। बिग रैमी नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे और अभी तक का सबसे बेहतर फिजिक लेके आएंगे। और रैमी की बातों से हम लोग देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इस स्पोर्ट को पसंद करते हैं, उनकी जान है ये स्पोर्ट। उन्होंने ये बार बार बोला है। एंड ऐसे लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है जो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं। एंड बुरा भी लगता है बिकॉज आई थिंक रैमी इज़ डन। उनकी फिजिक में जो डिफॉर्मिटीज़, उनकी फिजिक में जो एट्रोफीज़ हुई हैं वो शायद अनरिवर्सिबल हो, बिकॉज नर्व डैमेज फिर से सही नहीं हो पाता है एक इंसान की बॉडी में। यहाँ पे नर्व डैमेज ही नज़र आ रहा है बिग रैमी की फिजिक में हम लोगों को। पीछे से उनकी बैक आधी गायब हो चुकी है, उनकी ट्राइसेप्स पूरी फ्लैट हो गई थी। और मैं नॉक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ रैमी को। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर, बट दिस इज़ नेचर। आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एजिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ, ऐसा होगा ही, आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आपको पॉजिटिव माइंडसेट बस लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होना है आपको, और वैसा ही बिग रैमी कर रहे हैं। उम्मीद तो रहेगी कि अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखाएं नेक्स्ट ईयर, बट आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। और रिसेंटली निक स्ट्रेंथ एंड पावर, जो कि सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ चैनल हैं यूट्यूब पे, उन्होंने इंटरव्यू किया है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ, और कई चीज़ें उन्होंने बिग रैमी के बारे में बोली है। जैसे उन्होंने कहा है कि बिग रैमी को रादर देन गेटिंग बिग, उनको अपने प्रोपोर्शंस पे काम करना चाहिए। उनको अपनी वेस्ट को थोड़ा बहुत छोटा करना चाहिए और काप्स को मोटा करना चाहिए, जिससे उनके प्रोपोर्शंस ज़्यादा बेहतर हो। इस साल आर्नोल्ड ने बोला है कि रैमी के प्रोपोर्शंस काफ़ी ऑफ लग रहे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जीत नहीं पाए। एंड आई थिंक आर्नोल्ड इज़ ऑन पॉइंट। रैमी की कंडीशनिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी इस बार। रैमी की कंडीशनिंग में कोई कमी नहीं थी। मेरे हिसाब से अभी तक की लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग लेके आए थे रैमी, बट उनके प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे थे, इसीलिए उनकी बॉडी थोड़ी अलग लग रही थी। अगर हम लोग रैमी की बैक देखें साइड से, अगर स्पेशली हम लोग उनकी बैक देखें, तो शोल्डर से लेके पूरी बैक थोड़ी फ्लैट लग रही है। और बैक डबल बाइसेप्स करते टाइम वो अपने स्कैपुला जो है वो पीछे कर ले रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो लोअर बैक में डिफॉर्मिटी हुई, उनकी जो लोअर बैक में एट्रोफी हुई है, वो और ज़्यादा डिफाइन हुई जा रही थी। आर्नोल्ड ने यह भी बोला कि उनको ये नहीं पता इस साल कि जजेस ने कुछ क्राइटेरिया अपना चेंज किया है कि नहीं किया है, बट इस साल जजेस ने बहुत ही कमाल की जॉब की है, ऐसा आर्नोल्ड ने बोला। आर्नोल्ड ने निक वॉकर की फिजिक के बारे में भी बोला। निक वॉकर लास्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक भी जीते थे, और उसके बाद से आर्नोल्ड के वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर्स में से थे निक वॉकर। और यहाँ पे आर्नोल्ड बोलते हैं कि निक वॉकर को अपनी फिजिक को रिफाइन करना है और बिग नहीं करना है बिल्कुल भी, जो कि एकदम एक्यूरेट है। बिकॉज इस साल अगर हम लोग स्टेज पे देखें तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर अगर कोई बॉडी बिल्डर लग रहा था वो निक वॉकर ही थे। और ऐसा भी नहीं कि उनके अंदर रिफाइनमेंट्स की कमी थी, उनके अंदर रिफाइनमेंट्स की भी बिल्कुल कमी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा कंडीशनिंग में आए थे, बस उनको धीरे धीरे अपनी मसल मैच्योरिटी और बढ़ानी है, और वो एज के साथ बढ़ती ही जाती है। बट निक वॉकर को अकॉर्डिंग टू मी एक चीज़ करनी होगी, उनको अपनी आर्म्स को कुछ भी करके बढ़ने से अब रोकना होगा, बिकॉज उनके आर्म्स बहुत ज़्यादा ही मैसिव हो गए हैं। हर शॉट में उनके आर्म्स सबसे ज़्यादा नोटिसेबल थे, एक्सट्रीमली ओवरपावरिंग हो गए उनके आर्म्स उनकी बाकी की फिजिक के मुकाबले में, जिसकी वजह से उनका चेस्ट और बैक कहीं ना कहीं हर शॉट में छुपा जा रहा था उनके आर्म्स की बदौलत। आर्नोल्ड फिर उसके बाद सीबम के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि सीबम की फिजिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो यही बोलते हैं कि हमेशा उनको ऐसी फिजिक ही पसंद है जैसी वो खुद दिखना चाहेंगे। इसके हिसाब से सीबम की सबसे फेवरेट फिजिक में से आते हैं क्रिस बमस्टेड। और ओलंपिया के बाद क्रिस बमस्टेड ने फ्लेक्स व्हीलर के साथ एक इंटरव्यू भी किया था, जिसमें फ्लेक्स ने उनसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का सवाल पूछा। मतलब कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल फ्लेक्स ने पूछा सीबम से कि उनका क्या प्लान है ओपन में स्विच करने का। क्या क्रिस बमस्टेड ओपन में स्विच करना चाहेंगे कि नहीं? I want to say this to you because I've said it like for the last year. Because of your height, and I'm sure you've seen pictures of me and you been thrown together and everything like that, you truly do have the height and the ability to carry at least 20-30 more pounds of muscle purely, not hurting yourself. Would you ever consider going into the open, especially what kind of happened already tonight?
उनके आंसर से पहले मैं अपना थोड़ा सा इसमें ओपिनियन दे दूं। मैं कभी भी क्रिस बमस्टेड को ओपन क्लास में नहीं देखना चाहता। क्रिस बमस्टेड इज द किंग ऑफ क्लासिक फिजिक। और क्यों हम लोग चाहते हैं कि वो किसी दूसरे डिवीजन में जाए? जब वो एक डिवीजन में इतने ज़्यादा डोमिनेट हैं तो दूसरे डिवीजन में जाने की क्या ज़रूरत है? जब एक डिवीजन के आप किंग हैं तो दूसरे डिवीजन में जाके डोमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे क्रिस बमस्टेड का जो जवाब था वो आप लोग सुनिए। The only way I'm going to the Open if it's for fun 4 weeks out of Classic show. You know, and people don't realize how hard I push my body to get to this size. It's not easy for me. So I think my body fits just right in Classic. I make weight easy every year. I'm not pushing the weight limit at all. So I'm not growing out of my class. It's still tough for me. I love it. Might be able to hold more muscle on my frame, but I'm pushing my body to be even this big. Wow. यहाँ पे क्रिस बमस्टेड क्लियरली बोल रहे हैं कि वो तभी ओपन क्लास करेंगे जब वो ओलंपिया के काफ़ी करीब होगा और आर्नोल्ड क्लासिक जैसे इवेंट में होगा, तब जाके वो ओपन डिवीजन में कॉम्पीट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी इस टाइम ही इस पोजीशन पे आने के लिए ही वो अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं और वो ओपन लेवल तक जाने के लिए अपनी बॉडी को इससे ज़्यादा पुश नहीं करना चाहेंगे। बिकॉज जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रिस बमस्टेड को एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हैं। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एट अ हायर लेवल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है और मैं नहीं चाहता कि क्रिस बमस्टेड सिर्फ एक दूसरे डिवीजन में कॉम्पीट करने के लिए, सिर्फ थोड़े से बड़े दिखने के लिए अपनी हेल्थ को ख़राब करे। क्रिस बमस्टेड बने ही हैं क्लासिक फिजिक के लिए। उनके प्रोपोर्शंस एकदम एग्जैक्ट क्लासिक फिजिक को ही दर्शाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो इस डिपार्टमेंट में बहुत लकी हैं कि जितना वो दिखते हैं उससे कई गुना वो हल्के हैं। बिकॉज ऐसे ही प्रोपोर्शंस पाने के लिए कई बॉडी बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा वेट के हो जाते हैं, लेकिन वहीं सीबम काफ़ी ज़्यादा वेट के तो हैं ही, लेकिन ओपन क्लास के बराबर वेट के नहीं है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा उनकी मसल बेलीज की वजह से उनका शेप काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। खैर, अब हम लोग चलते हैं वही वापस से अपने इंटरव्यू की तरफ जो आर्नोल्ड ने दिया था निक स्ट्रेंथ एंड पावर के चैनल पे। वहाँ पे उन्होंने एंड्रू जैक के बारे में बात की और उनकी फिजिक काफ़ी सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड है। और आर्नोल्ड ने एंड्रू के लिए कुछ चीज़ें एडवाइस की, जैसे कि उनको अपनी पोजिंग पे वर्क करना होगा, मसल रिफाइनमेंट पे वर्क करना होगा और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सिमेट्री और प्रोपोर्शंस पे ही ध्यान देना चाहिए और साइज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए एंड्रू को। और अगेन मैं इससे 100% एग्री कर रहा हूँ। आर्नोल्ड वैसे भी एक्सपर्ट है, मैं यहाँ पे क्या ही होता हूँ अपना ओपिनियन देने वाला, बट एकदम एक्यूरेट बात की है उन्होंने वहाँ पे। एंड्रू जैक अगर अपनी मसल और ज़्यादा रिफाइन कर लें, अपनी कंडीशनिंग में और ज़्यादा वर्क कर लें और अपनी सिमेट्री और प्रोपोर्शंस और बेहतर कर लें, हम लोग फ्यूचर के मिस्टर ओलंपिया एंड्रू जैक को बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, आपके पास सिर्फ साइज ही होना कुछ नहीं होता है, बिकॉज आपको हर चीज़ का कम्बिनेशन चाहिए। अच्छी सिमेट्री, अच्छा शेप, अच्छे प्रोपोर्शंस, अच्छी मास भी, लेकिन उसी के साथ साथ अच्छी कंडीशनिंग भी चाहिए होती है। बिकॉज अगर हम लोग अकीम विलियम्स को देखें तो सब कुछ है उनके पास, अच्छी लाइंस, अच्छे प्रोपोर्शंस, अच्छी सिमेट्री, बट कभी भी कंडीशन में नहीं आते हैं वो। और अगर एक बार वो कंडीशनिंग अपनी नेल कर दें, वो बहुत ऊपर मिस्टर ओलंपिया में प्लेस होने लगेंगे। खैर, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। आर्नोल्ड ने इस इंटरव्यू में अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी बात की। उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर हर एरा से उन्होंने बताया। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया स्टीव रीव्स का, जो कि 90s 40s में बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। वो मिस्टर यूनिवर्स बने हैं कई टाइम और आर्नोल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस थे वो, जब आर्नोल्ड बड़े हो रहे थे तब की। उसके बाद उन्होंने नाम लिया ली हेनी का, जो कि 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं। काफी ज्यादा एस्थेटिक फिजिक है उनकी भी और वन ऑफ द बेस्ट बैक में से आती है ली हेनी की बैक। उसके बाद उन्होंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नाम लिया रॉनी कोलमैन। रॉनी कोलमैन किसके फेवरेट नहीं होंगे? उनका हर एक मसल पार्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। सबसे बेस्ट बाइसेप, सबसे बेस्ट शोल्डर, सबसे बेस्ट चेस्ट, सबसे बेस्ट बैक की लिस्ट में हमेशा वो टॉप 5 के अंडर ही रहेंगे। सबसे बेस्ट लेग्स भी। रॉनी कोलमैन इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऑन दैट नोट आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।